प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं कई दिनों से आपको विज्ञान के नवीकरणीय संसाधन, प्राचीन जल संरक्षण पद्धतियाँ, वर्षा जल संग्रहण आदि के बारे में बताता आया हूँ। और कल मैंने आपको कोयले के बारे में बताया था कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जंगल, कच्छ क्षेत्र आदि दब गए थे और जो कालांतर में चल करके किसके रूप में परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। मैंने आपको बताया कोयले में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, या कोयले के बारे में तो मैं लिखना चाहूँगा आपको। सबसे पहले कोयला, यहाँ पॉइंट डाल दो। और देखिए कोयले में क्या क्या चल रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोयले के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, कोयले में मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि कोयले में कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कार्बन किसे कहते हैं। यहां थोड़ा सा एक पॉइंट हट करके बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हो तो अपनी एक आवर्त सारणी होती है और उस आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं? 118 तत्व मौजूद। इन 118 तत्वों में परमाणु क्रमांक संख्या 6 पर कार्बन तत्व मौजूद है। कितने नंबर पर? कार्बन संख्या 6 पर। वैसे तो यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि 118 तत्व होते हैं, हमको 118 तत्व याद करने जरूरी होते हैं। मैंने उनका नाम भी लिखवा रखा है, 118 तत्वों के नाम लिखा रखा है, उनका परमाणु क्रमांक लिखा रखा है, उनका परमाणु भार लिखा रखा है, उनको याद करने की ट्रिक भी लिखा रखी है मैंने कि किस तरह से उस ट्रिक के द्वारा याद किया जाता है। जैसे पहले वर्ग में मैंने लिखा रखा है हेलेना की रब से फरियाद लिखवा रखा है, हेलेना की रब से फरियाद लिखा रखा है। इसके अनुसार होता है हेलेना HLINA, हेलेना की रब से, हेलेना की रब से फरियाद। ये हो गया पहले लाइन के तत्व, हेलेना की रब से फरियाद। और 18वें वर्ग में जैसे होता है नीना एंड करीना एक्सरे रंगी, है ना। तो ये तरीके हैं याद करने के। ये क्या है? तरीके याद करने के हैं, जो मैंने आपको ट्रिक में लिखवा रखा है, अगर देखा हो तो। और वैसे तो मैं जैसे बताऊं क्या नाम से, हमने तो दूसरे तरीके से हमारे यहाँ निर्दिष्ट कर रखी सारणी को, जैसे HCl,
और आगे तक ये इस तरह से 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व। उसमें से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। मैंने बात बताई है क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाले लाइन में ये लिख दिया है कि क्या लिख दिया है, कोयले में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इस बात को बताने के लिए मैं आपको एक बार कार्बन पर लेकर के आना चाहता हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक 6 हो गया। तो परमाणु क्रमांक के अनुसार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? 6। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 6 हो गई। और न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों के अनुसार में होकर के कम ज्यादा होती है, या तो अधिक होती है या कम होती है। परंतु यहाँ पर इसमें कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन के बराबर। यानी इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 6 और 6 कितने हो गए? 12। यही 12 इसका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है? यही 6 और 6 मिलाकर के दोनों 12 परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी? 12। इसको हम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? परमाणु भार। परमाणु भार कितना है कार्बन का? परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर के इसका क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। और साइड में 6 नंबर पर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 1s2, 2s2, 2p2 होता है इसका। और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य किसी परमाणु से साझा करके और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ तक की बात मैं आपको पहले ही क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बन किसे कह रहे हैं। कार्बन से तात्पर्य होता है कि जो जलने पर काले रंग का हो जाए, जो भी पदार्थ जलने पर कैसे रंग का हो जाए? काले रंग का हो जाए, उसे कार्बन युक्त समझिए। जैसे जलने वाली चीज में लकड़ी है, जल करके कैसी हो जाती है? काले रंग की हो जाती है ना, उसमें कार्बन है। कागज है, जल करके कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। इसका मतलब कार्बन है। दूध जल करके कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। इसका मतलब दूध क्या है? कार्बन। प्लास्टिक का पेन जल करके काले रंग का हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या है? कार्बन। यानी जो भी कोई चीज जल करके कैसी हो जाए? काले रंग की हो जाए, अर्थात उसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है। कोयला भी क्या होता है? जलता है। तो कोयले में भी क्या है? कार्बन पाया जा रहा है। इसीलिए मैंने लिख दिया ऊपर कौन सी बात है? इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके क्या पाए जाते हैं? यौगिक पाए जाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, ये क्या है? यौगिक है। जब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 मिले हुए तत्व, अगर अकेला ऑक्सीजन कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाता है। ये तो हो गया तत्व, और ये क्या कहलाएगा? यौगिक। इसी प्रकार से H2O, अगर इसमें अन्य कोई अशुद्धियां मिली हुई नहीं है, अगर अन्य अशुद्धियां इसमें मिल गई है तो ये क्या कहलाएगा? जब मिश्रण कहलाएगा।
परंतु अगर ये शुद्ध है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। समझ गए होंगे बात को आप कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ तो तत्व, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु से बनने वाला यौगिक, और इसमें कई प्रकार के तत्व यौगिक मिलकर के क्या बनाते हैं? इसी पदार्थ का निर्माण करें, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। समझ गए होंगे। तो यहाँ बात मैं बताना चाह रहा था कि कोयले में मुख्यतः कार्बन और उसके क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। आगे लिखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोयले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी पाया जाता है। कोयले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कोयले में क्या क्या पाए जाते हैं? तो पहला ये यौगिक कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गंधक भी क्या होता है? कोयले में पाया जाता है। फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव भी कोयले में पाए जाते हैं। कोयले में फास्फोरस के साथ कुछ अन्य अकार्बनिक द्रव भी पाए जाते हैं। ये आप लिख लीजिए, कोयले में क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब मैं आपको नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया है। किस किस प्रकार से बांटा गया है देखिए। लिखेंगे हम नमी रहित कार्बन की मात्रा क्या है? पॉइंट डालो, नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। नंबर एक में आप डाल दीजिए एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। इसमें 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। हो गया। नंबर 2 पर लिखिएगा। नंबर 2 पर लिखेंगे हम बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो होता है, उस बिटुमिनस कोयले के अंदर 78 से 86% तक कार्बन पाया जाता है। इसमें 78 से 86% तक कोयला पाया जाता है।
नंबर 3 पर लिख दीजिए लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट जो कोयला है इसमें लगभग 28 से 30% तक कार्बन पाया जाता है। और इसी के साथ नंबर 4 नंबर 4 पर है पीट कोयला। ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की लगभग 27% मात्रा पाई जाती है। इसमें 27% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और इसे सबसे निम्न श्रेणी का कोयला भी कहते हैं। इसी के नीचे स्टार लगा करके आप लाइन लिख लेंगे जो आपको कोई प्रश्न बन करके उसका जवाब दे सकती है कि हवा की अनुपस्थिति में, यहां लिख लीजिए हवा की अनुपस्थिति में, यानी हवा रहित जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर कोयले से क्या क्या चीजें निकल जाती है पता है? कोलता, कोल गैस, क्या क्या? कोलता, कोल गैस, कोलता, कोल गैस, इसके अलावा अमोनिया आदि प्राप्त होती है। हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री के तापमान कोयले को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो उसमें कोलता निकलता है, जलता है, कोल गैस भी निकलती है और अमोनिया गैस आदि प्राप्त की जा सकती है। इसे आप लिख लें। अब हमारा अगला पॉइंट शुरू हो रहा है और मान लीजिए प्रश्न यहाँ ये बन गया, आपने ये पॉइंट डाला है कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। इस प्रकार कोयले को गर्म करना क्या कहलाता है? इस प्रकार कोयले को गर्म करना भंजक आसवन कहलाता है। यहां ये देता हूं दूसरी लाइन की जगह, इस प्रकार कोयले को गर्म करना
भुजंग आसन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोयले का बंधकासन किसे कहते हैं? देखो इसमें प्रश्न आए इसमें से 3-4 प्रश्न हो गए इसलिए। कोयले का बंधकासन किसे कहते हैं? कि कोयले को हवा की उपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना कोयले का क्या कहलाता है? बंधकासन कहलाता है। नेक्स्ट में कहा जाए कोयले के बंधकासन से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? तो कोयले के बंधकासन से कोल गैस, अमोनिया आदि प्राप्त होती है। हो गया है यहाँ तक की बात? देखिए भाई, अब हम प्रश्न पे चल रहे हैं कि कोयला भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ निकलता है। कोयला भारत में कहाँ कहाँ निकलता है? क्या क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन बन गया कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ निकलता है। प्रश्न है कोयला भारत में कहाँ कहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा कि मुख्यतः कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मुख्यतः कोयला भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बन गया आपका क्वेश्चन कि मुख्यतः कोयला कहाँ कहाँ निकलता है। अब बात आ गई है इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम। पॉइंट चेंज करेंगे। पेट्रा प्लस ओलियम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पेट्रा मानी चट्टान, ओलियम मानी तेल। चट्टानों का तेल ही पेट्रोलियम है। किस विधि द्वारा अलग अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा। प्रभाजी आसवन क्या है?
प्रभाजी आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें खनन कार्य करके भूमि से निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थ को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेक आदि क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो पेट्रोलियम हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है। लिखेंगे हम पेट्रोलियम। पेट्रा प्लस ओलियम, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोल भी एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है ये? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका निर्माण भी किसकी भांति होता है? कोयले की भांति ही होता है। कि कालांतर में वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे तहों में दब गए थे और उनके ऊपर उच्च ताप और दाब के कारण प्राकृतिक उथल पुथल हुई। पेड़ पौधे, जंगलों के जंगल, कच्छ क्षेत्र, वनस्पतियां आदि क्या होती चले गए? दबते चले गए। जीवाश्म ईंधन बना। इसे अपरिष्कृत तेल के रूप में भी कहते हैं, कच्चा तेल भी कहते हैं, चट्टान का तेल भी कहते हैं। काले रंग का गाढ़ा सा द्रव होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवयव मिले हुए रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको इसके बारे में लिखूंगा। पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। जो दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? अपरिष्कृत तेल, अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टान का तेल, आदि नामों से जानते हैं। पेट्रोलियम एक गाढ़ा अपरिष्कृत है, काले रंग का द्रव होता है।
जिसमें बहुत सारे अवयव उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, बहुत सारे अवयव उपस्थित होते हैं। अब यहाँ मैं आपको कोयले के निर्माण के बारे में लिखूंगा। यहाँ तक की बात आपने लिखी होगी। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपोलिक करते हैं, कच्चा तेल चक्रण में तेल कहते हैं। पेट्रोलियम एक गाढ़ा काले रंग का द्रव होता है जिसमें बहुत सारे अवयव उपस्थित होते हैं। अब पेट्रोलियम का नया पॉइंट करेंगे हम निर्माण। कैसे देखिए, पेट्रोलियम भी कोयले की भांति ही बनता है। इसका निर्माण भी कोयले की भांति ही वनस्पति, पेड़ पौधों, वनस्पति और पेड़ पौधों, इसी के साथ जीव जंतुओं के प्रति कहीं से कब जाने से दूसरी बात देखें, कालांतर में यही सजीव वनस्पतियां, कालांतर में यही सजीव वनस्पतियां उनके उच्च दाब और ताप के आपतन के कारण उच्च दाब और ताप के कारण उच्च दाब और ताप के कारण आपतन होकर पेट्रोलियम में बदल गया, आपतन होकर के किस में बदल गया, पेट्रोलियम में बदल गया। अब पेट्रोलियम को कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? नया पॉइंट है हमारा।
लिख दो, पेट्रोलियम से विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, या कौन सी विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर लिख देंगे हम कि प्रभाजी आसन विधि के द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, पैराफीन, मोम, बेंजीन, ईथर, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, ये लगाने की जो वैसलीन आती है ना, वो ये जीव जंतुओं का सड़ा हुआ पहले का कीचड़ है। इस सड़े हुए कीचड़ से ही वैसलीन बनती है, जो सौंदर्य प्रसाधन के काम में आती है, सुंदरता बढ़ाने का एक माध्यम है, जिसे बहुत प्रसन्नता के साथ हाथ पैर और चेहरों पर मला जाता है। ये प्राचीन समय के सड़े हुए जीव जंतु हैं, उनके द्वारा ही ये प्राप्त होती है। स्नेहक तेल, स्नेह का मतलब होता है कोयल, आदि प्राप्त किए जाते हैं। अंत में कोलतार बच जाता है, अंत में कौन सी चीज बच जाती है, कोलतार। कोलतार को डामर भी कहते हैं, जो किस काम में आती है, जो सड़क निर्माण करने में काम में है। यहाँ तक कि इसकी बात हो गई है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक बनने वाला प्रश्न और बताता हूँ। क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि हम पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम को कौन सा अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? देखिए प्रश्न बन गया, पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के निर्माण में
पेट्रोल के निर्माण में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। नंबर दूसरी बात, प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित है। प्रकृति में इसकी मात्रा सीमित है, जो आने वाले 40 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। आने वाले कितने वर्षों में लगभग समाप्त हो जाएगी? 40 वर्षों। अगर मानव इसी प्रकार इसका सदुपयोग प्रयोग करता रहा तो इसलिए मानव को इस संसाधन का विवेकपूर्ण क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और इसके स्थान पर कौन सी चीज ढूंढनी चाहिए, और इसके स्थान पर इसका विकल्प भी ढूंढना चाहिए। पेट्रोलियम की सीमित मात्रा को गैर परंपरागत ऊर्जा के विकल्प। गैर परंपरागत ऊर्जा के विकल्प कौन कौन से? जैसे वायु, प्रकाश, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये हो गया। और प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जाना चाहिए। बस प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। आपने बायोगैस के बारे में सुना होगा। बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। एक जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल का समतुल्य ईंधन होता है और इस ईंधन के द्वारा हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बायोगैस, गोबर गैस का तात्पर्य क्या है? गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 80% लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में रहने के कारण ही आसानी से पशुधन भी पाया जाता है। पशुओं के द्वारा निकलने वाला
मलमूत्र इस गैस को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। पशुओं के बांधने वाले बाड़े के अंदर हम गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें 15 से 20 किलो गोबर डाल करके 30 से 40 लीटर उसके अंदर पानी डाल दें और आधे से 1 घंटे के भीतर हमारे सामने गोबर गैस बन करके तैयार हो जाती है। उसे उसी प्रकार पाइपलाइन लगा करके और गैस चूल्हे बर्नर तक ले जाया जा सकता है और उससे समस्त प्रकार के जो कार्य LPG CNG के द्वारा किए जाते हैं किए जा सकते हैं। दूसरी बात, ये गैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या संसाधन है, होकर के नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि पशुधन भारत में रहेगा, गोबर उत्पन्न होता रहेगा, गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती रहेगी। इससे निकलने वाला जो संयंत्र को खाली करने पर खाद निकलता है वो सीधे ही गोबर के उपयोग में करने के बजाय अच्छे खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इससे किसानों को अधिक उपज भी प्राप्त होगी और खेत के अंदर लगने वाले दीमक रोग आदि भी नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार एक बायोडीजल भी वर्तमान में चल रहा है। बायोडीजल के लिए पाए जाने वाले जैविक स्रोतों की खेती भी की जा रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी सब्सिडी दे रही है और कई राज्यों के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के बिल्कुल समतुल्य ईंधन होता है। इससे बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ये 100% नवीकरणीय स्रोतों में गिना जाता है। परंपरागत डीजल को बिना परिवर्तन किए जो उपकरण होते हैं उनको भी हम चला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी का एक विकल्प है और इस विकल्प के अनुसार ही बायोडीजल को हम उसी उपकरण में प्रयुक्त ले सकते हैं। यह परंपरागत ईंधन का अच्छा स्वच्छ विकल्प है। भविष्य का ईंधन भी सही माना जा रहा है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का भी गठन कर दिया गया है, जो लगातार इस कार्य में लगी हुई है। और इसी के बाद सतत पोषणीय विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी और चिपको आंदोलन, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।